आज फिर मेरी बेटी कॉलेज से आते ही अपने कमरे में घुस गई थी। ना सलाम ना दुआ और ना ही उसने मुझसे खाना मांगा। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने माहम के कमरे का दरवाजा खोला तो वो खिड़कियों पर पर्दे डाले, अंधेरा किए, सर पर कपड़ा बांधे लेटी हुई थी। मुझे तशवीश हुई। माहम बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है मेरी जान? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूं, तुम उलझी उलझी सी रहती हो। मेरी बात सुनकर माहम ने बेजारी से मेरी जानिब देखा और बोली, मामा, मुझे कुछ देर आराम करना है। मेरे सर में दर्द है। आराम तो मैं तभी कर सकूंगी ना जब आप कमरे से तशरीफ ले जाएंगी। सो प्लीज मुझे कुछ देर के लिए तनहा छोड़ दें। मैं उसका मुंह देखती रह गई। बेटा आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरी परेशानी फितरी थी, मगर वो बेड से उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गई और बोली, मैं आराम करूंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया था। मैं हैरान परेशान सी खड़ी रह गई कि आखिर इसको हो क्या गया है। माहम रात गए तक कमरे में बंद रही थी। जावेद साहब आए तो वो भी अपनी लाडली बेटी का पूछने लगे थे। मैंने साफ साफ बता दिया कि माहम किसी से बात नहीं करना चाहती, मगर वो उससे मिलने की जिद करने लगे तो हम दोनों माहम के कमरे में चले गए। अब की बार कमरे की लाइट्स ऑन थी। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, माहम घबरा सी गई थी। परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। क्या बात है माहम, क्या छुपा रही हो? मैंने बिना लगी लिपटी पूछा तो वो बौखला गई और अपनी बौखलाहट पर पर्दा उसने मुझ पर गुस्सा करके किया था। क्या मसला है आपके साथ मामा? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, 17 साल की मैच्योर लड़की हूँ। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरे कमरे में नौक किए बिना नहीं आना चाहिए। माहम की बातें सुनकर जावेद साहब मुस्कुरा दिए और बोले, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, और हम माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं, मगर बच्चा ही समझते रहते हैं। मगर माहम बिल्कुल ठीक कह रही है, वो अब बड़ी हो गई है। फिर वो माहम से मुखातिब हुए, तुम ठीक 5 मिनट के बाद नीचे लाउंज में आकर मुझसे मिलो बेटा। जावेद साहब ने इस बात को बिल्कुल मामूली लिया था, लेकिन माँ का दिल तो ढेरों वसवसों में घिर गया था। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। मेरा दिल हजारों वसवसों के तहत कांप उठा था। थोड़ी देर बाद माहम नीचे आ चुकी थी। अपने बाप के साथ उसने हल्की फुल्की गुफ्तगू की। मुझसे बात करने से वो गुरेज करती रही। खाना खाया, लेकिन मुझे वो बदली बदली सी महसूस हो रही थी। उसकी सुर्ख आंखें मुझे मजीद परेशान कर रही थीं। मैंने जावेद साहब से जिद की कि हम माहम को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जावेद साहब ने माहम को अपने पास बुलाकर बिठाया और बोले, बेटा हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जैसे ही उन्होंने माहम के सर पर बंधा कपड़ा उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो बिदक कर पीछे हट गई और जल्दी से बोली, मैं चेंज कर। डॉक्टर बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारी रिपोर्ट्स में आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे मजीद तशवीश होने लगी थी। मैंने भी ठान लिया था कि सुबह माहम जैसे ही कॉलेज जाएगी, मैं पीछे से उसके कमरे की तलाशी ले लूंगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी बेटी किस चीज को लेकर परेशान है। इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई। माहम जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकली, मैं भाग कर उसके कमरे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो मुझे मुंह चढ़ाने लगा। उसकी 17 साल जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने कमरे को लॉक करके गई हो। बात वाकई फिक्र करने की थी। रह रहकर मेरा शक अक्सा पर जा रहा था। अक्सा से माहम की चंद माह पहले ही दोस्ती हुई थी। वो किरदार की अच्छी नहीं थी। कई लड़कों के साथ उसके अफेयर्स भी थे। मैंने जब माहम को उसके साथ दोस्ती करने से मना किया तो वो भड़क गई थी। माहम काफी देर से घर लौटी थी। आते ही वो अपने कमरे में घुस गई। मैं बड़ी देर तक इंतजार आते ही वो अपने कमरे में घुस गई। मैं बड़ी देर तक इंतजार करती रही कि वो कमरे से बाहर आए, मगर जब वो बाहर नहीं आई तो मैं ही उसके कमरे की जानिब चल पड़ी। कमरे का दरवाजा खुला तो खामोशी और अंधेरा हर सू छाया हुआ था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ी थी। माहम का चेहरा अंधेरे की वजह से मुझे बड़ी दिक्कत से नजर आया था। उसने सर पर कपड़ा बांध रखा था। मैं जैसे ही उसके बेड पर बैठी, कोई ठंडी सी चीज मेरे हाथ से टकराई थी। मैं एकदम उछल पड़ी। माहम की आंख खुल गई। वो मुझे इस तरह अपने कमरे में देखकर घबरा सी गई थी। इसी घबराहट में वो बोली, मामा आप मेरे कमरे से निकल जाएं फौरन। लेकिन मैं कुछ कहने ही लगी थी कि वो चिल्ला उठी, आप जाती हैं या? कमरे में अभी भी अंधेरा था। मैं उठी और आखिरी नजर उसके बेड पर डालकर देखना चाहा कि आखिर वो ठंडी सी क्या चीज थी जो मुझे महसूस हुई थी। लेकिन अंधेरे के बायस मैं देख ना सकी और कमरे से बाहर आ गई। शाम के 6 बज चुके थे। बाहर आ गई। शाम के 6 बज चुके थे। अचानक माहम बन ठन कर अपने कमरे से निकली और घर से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं उसकी जानिब लपकी, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र सता रही थी। मैंने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैं माहम के रूम की जानिब तलाशी की नीयत से बढ़ी थी, लेकिन रूम लॉक्ड ही मिला।
ये तो अब माहम ने अपना वतीरा ही बना लिया था। कभी भी आने जाने से पहले वो अपना रूम लॉक जरूर करती थी। मैंने उसको कॉल करके पूछा तो वो बोली, मैं अरसलान के साथ आउटिंग पर आई हुई हूँ, डिनर उसी के साथ करूंगी। अरसलान माहम का चचाजाद था। मैं तो चकरा कर ही रह गई कि आखिर हो क्या रहा है। घर में बहुत खामोशी थी। ऐसी ही खामोशी हमारे घर में माहम की पैदाइश से पहले भी हुआ करती थी। मुझे आज भी वक्त याद है जब मेरे सास ससुर हयात थे और हम सब एक ही घर में रहा करते थे। मैं घर की बड़ी बहू थी। मेरी शादी के चांद कर घर में आ गई। घर की रौनक दोबाला हो गई थी। मेरी और आमना की आपस में तब तक बहुत गहरी दोस्ती थी जब तक वो माँ बनने वाली नहीं हुई थी। शादी के 3 माह के बाद ही उसने खुशी की खबर सुना दी तो सब मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे थे कि अब तक मैंने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। मैं सारा सारा दिन पड़ी रोती रहती थी। आमना भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। इस दूरी की वजह मुझे आमना की गोद भराई की रस्म के दौरान समझ में आई थी। मैं रस्म करने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक दिया था और बोली, बाजी बुरा मत मनाइएगा, मगर बांझ औरत अगर गोद भराई की रस्म करे तो ये अच्छा शगुन नहीं होता। मैं हैरत ज़दा से उसका मुंह तकती रह गई। मुझे आज तक किसी ने बांझ नहीं कहा था। उसने मुझ पर यह टैग भी लगा दिया था। मेरा आमना से इतना दिल बुरा हुआ कि हमारी बोलचाल बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मुझे खुद अपना आप एक बोझ लगने लगा था। मैं जावेद साहब की तरफ देखती तो आंखें आंसुओं से भर जाती। कहीं जावेद साहब की तरफ देखती तो आंखें आंसुओं से भर जाती। कहीं ये मुझे छोड़ ही ना दें। आमना के घर एहसन की पैदाइश हुई तो मैंने उसे मुबारकबाद तक नहीं दी थी। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और औलाद के लिए दुआएं मांगती रहती। जावेद साहब का बिजनेस बड़ी तरक्की पकड़ रहा था। वो दोनों हाथों से दौलत कमा रहे थे। अब तो मेरे शौहर भी परेशान रहने लगे थे कि आखिर इतनी जायदाद जाएगी कहाँ। हमारा तो कोई वारिस ही नहीं था। चंद माह के बाद ही आमना ने फिर से सास ससुर को खुशी की खबर सुनाकर उन्हें मुझसे दूर कर दिया था। वो दोनों अब अपने बेटे के लिए नया रिश्ता ढूंढने लगे थे। मुझे लगा था कि अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। भाई के घर भाभी नहीं रहने देगी और शौहर के घर सौतन। मगर जावेद साहब मेरे लिए तन गए। उन्होंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। आमना की ख्वाहिश थी कि दूसरी औलाद बेटी ही हो। उन्हीं दिनों मैंने भी अपने शौहर को औलाद की खुशखबरी सुना दी थी। हमारे घर में बाहर आ गई उदासी घर के हर फर्द ने महसूस की थी। शायद माँ थी। उसके दिल को इल्म हो गया था कि उसके होने वाला बच्चा नहीं बचेगा। फिर बिजनेस में भी उनको घाटा हुआ था। फजल भाई के घर के हालात खराब हो रहे थे। फिर हुआ यूं कि आमना ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और मेरे घर माहम ने आंख खोली। माहम मेरी गोद में क्या आई, आमना की तो आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया। अपने बेटे के बावजूद वो मेरी माहम पर नजर टिका कर बैठी रहती, ठंडी ठंडी आहें भरती रहती। मुझे आमना से बहुत खौफ आने लगा था। मैंने जावेद साहब की मिन्नत समाजत करके नया घर लेने को कहा था। मैं यही कहती थी कि आमना मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। जावेद साहब मेरे इस खौफ को चुटकियों में उड़ा देते थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैंने आमना के होने वाले बच्चे के साथ क्या किया था। मगर जब मेरी हालत खराब रहने लगी, मुझे डिप्रेशन हो गया, तो उन्होंने नए घर की जिद मान ली थी। फिर आमना ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अरसला था। जिस दिन हम नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, आमना मुझसे मिलने आई और बोली, दुआ करना अल्लाह मुझे भी बेटी दे। मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी ना दी तो मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगी। मैं बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुमसे तुम्हारी महम छीन ले। आमना की बद्दुआ याद करके मैंने झुरझुरी ली थी। अजीब औरत थी, अपने 2 बेटों पर भी राजी ना थी। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। सास ससुर के फौत हो जाने के बाद तो हमारा उनसे राब्ता बिल्कुल कट गया था। ना हम उनकी खुशी में जाते और ना ही मौत पर। हमें एक दूसरे की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मगर माहम के कॉलेज में एक नई लड़की अक्सा जब से आई थी, हर काम ही उल्टा हो रहा था। उसकी वजह से माहम खासी बदतमीज भी हो गई थी और तो और उसने अपने फ्रेंड अरसलान से भी उसको मिला दिया था। यूं माहम गड़े मुर्दे उखाड़ने उठ खड़ी हुई थी। मुझे अरसलान मिला दिया था। यूं माहम गड़े मुर्दे उखाड़ने उठ खड़ी हुई थी। मुझे अरसलान एक नजर न भाता था मगर मैं माहम की खातिर खामोश रही। मगर अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। माहम जैसे ही घर दाखिल हुई, मैंने अदालत सजा ली। मुझे अनजाने खौफ ने घेरा हुआ था जिसकी मैं तरदीद चाहती थी। माहम, तुम्हारे चचा फजल अरसलान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। अब तो तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई है। तुम कहो तो हाँ कर दूं। ये बात मैंने बहुत डरते डरते बोली थी। इस बात के पीछे बहुत से खौफ छुपे हुए थे। मेरी बात सुनकर माहम आगे बढ़ी और बोली, मामा, अरसलान मेरा दोस्त है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ आपने मुझसे ये सवाल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप मुझ पर शक करती हैं। लेकिन मामा, आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी
या फिर मैं यूं कहूं कि आप में शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन आज शाम तक माहम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो मैं उसके कमरे में दाखिल हुई। लेकिन मुझे देखकर वो शदीद घबरा गई। उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सर पर कपड़ा बांधकर वो कोई चीज हाथ में लिए बैठी थी। अंधेरे के बायस मैं कुछ भी देख ना पाई। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं सीधी अक्सा के घर गई। उसको मैंने आड़े हाथों लिया। उससे सच उगलवाने के लिए मैंने उस पर बहुत जोर डाला तो वो बोली पड़ी। आंटी, माँ हम किसी लड़के को पसंद करती है। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। माँ हमने एक खुफिया मोबाइल ले रखा है। उस मोबाइल पर वो अपने दोस्त अहमद से बातें करती है। अक्सा की बातें सुनकर मैं खामोशी से घर चली आई थी। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि मैंने माहम के कमरे से कभी भी फोन पर बात करने की आवाज ना सुनी थी। माहम के बेड पर पड़ी ठंडी सी चीज मोबाइल जैसी भी नहीं थी। पर मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम ही है और हकीकत वो ही है जो मुझे अक्सा ने बताई है। घर आकर मैंने इस बात मुझे अक्सा ने बताई है। घर आकर मैंने इस बात का माहम से जिक्र नहीं किया था। अगर हालात पहले जैसे होते और माहम पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहती तो मुझे अहमद के साथ उसकी दोस्ती बहुत मायूब लगती। लेकिन अब चूंकि हालात बिल्कुल बदले हुए थे तो अहमद का नाम सुनकर मेरे सर से भारी बोझ सिरक गया था। अगले कुछ दिन हमारे घर सुकून रहा। लेकिन इतवार के दिन अचानक फसल भाई और आमना हमारे घर आ गए। मैं उनको देख के घबरा गई थी। उनको जल्दी से घर के बाहर से ही चलता करके माहम के पास गई। उससे जांच पड़ताल की मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चचा चची हमारे घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। माहम अब भी कमरे में हर वक्त अंधेरा करके लेटी रहती। मैं उसकी फिक्र से आज़ाद हो चुकी थी। मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि इस उम्र में लड़कियां दोस्ती कर ही लेती हैं। मगर मेरी ये बेफिक्री भी ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी थी। मैं शाम में माहम के कमरे मैं शाम में माहम के कमरे में गई तो उसके हाथ में मोबाइल के बजाय कुछ और ही था। वो चीज मैं गौर से देख ना पाई थी मगर कुछ था जो मुझे अंदर तक हिला गया था। मैंने माहम से साफ साफ पूछ लिया, माहम आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाती हो? मामा, छुपाती तो आज तक आप आई हैं कुछ राज की बातें। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। खैर, आप ये सब छोड़ें और आमना चची के घर जाएं। उन्होंने भी आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। माहम की बात सुनकर मैं अपने आपे में ना रही। मुझे नहीं मालूम था कि माहम किस चीज की तरफ इशारा कर रही है। मैं फौरन उठी और आमना के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। उनके घर पहुंचते ही मैं खूब बरसी। फसल और आमना को उनकी औकात याद दिलाई और साफ साफ अल्फाज में समझा दिया कि मेरी माहम से दूर रहें। तो फसल भाई बोले, यही बात आज मैं तुम्हारी माहम को समझाने आया था कि वो मेरे अरसलान से दूर रहे। लग गई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं परेशान सी खड़ी थी। आमना के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट फैली हुई थी। जो भी कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं। बस अब मजीद कुछ भी कहने सुनने की मुझ में ताकत नहीं थी। मैं खामोशी से घर आ गई थी। घर आकर मैंने जावेद साहब के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दिया था। अपने सारे वसवसे उनको सुनाकर रोने लगी थी। मगर उन्होंने एक लफ्ज भी शफकत का नहीं बोला था। उल्टा वो मुझ पर ही बरस पड़े थे। जिंदगी में पहली बार वो मुझसे इतनी ऊंची आवाज में मुखातिब हुए थे। मैंने बहुत समझाया था कि बेगम इतनी बड़ी गलती मत करो। रिश्तों को एक दूसरे से ना छुड़ाया जाता है और ना ही भुलाया जाता है। मगर तुम पर तो जुनून सवार था। तुम तो अपनी ही कर गुजरी। अब संभालो इस सारी सूरत हाल को। मैं बहुत बेबस महसूस कर रही थी। कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। जिस पैसे पर मुझे इतना मान था कि मैं आमना को किसी गिनती में ही ना लाती थी, अब वो ही पैसा मुझे मुंह चढ़ा रहा था और आमना ही पैसा मुझे मुंह चढ़ा रहा था और आमना कम पैसे में भी पुरसुकून थी। मुझे ढेरों मलाल ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। काश मैं जावेद साहब की बात मान लेती तो आज मुझे मुंह की ना खानी पड़ती। मैं कुछ करने की हिम्मत रखती थी और ना ही ताकत। बस उठकर माहम के पास चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी और क्या सुनूंगी। लेकिन फिर भी मैं उसके पास चली गई थी। वो फिर से हाथ में कुछ पकड़े बैठी थी। मैंने उस चीज की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने आखिर बात शुरू की थी। माहम, तुम क्या चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो बड़ी सहूलत से बोली थी, मामा, अरसलान के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़का था। लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू डालकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अरसलान अच्छा लड़का नहीं है। मां मुस्कुरा दी और बोली, तो मामा, तो मेरे बाप ने गुजारा किया ही था ना। खैर, अरसलान के वालिदैन मेरा रिश्ता लेकर आने वाले ही होंगे। तब तक मैं बाबा को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो। मेरी समझ से तो सब बाहर था। वहां हमने तकिए के नीचे से कुछ निकाला। वही चीज जो वो मुझसे छुपाया करती थी। मैंने उस चीज की तरफ देखा तो मैं सांस भी ना ले पाई। वो मटका था। वही मटका
जिसमें मेरे बहुत से राज छुपे हुए थे। माहम, तु, तु, तुम क्या करने जा रही हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोली, मामा, मेरे साथ आए, बाबा आपको सब कुछ समझा देंगे। माहम ने मेरे सर पे बम फोड़ डाला था। मैं एकदम बौखला गई और बौखलाहट में वहां से उठकर उसके पीछे आ गई थी। मैं रोती रही और अल्लाह से मुआफिया मांगती रही थी। मुझे मालूम था कि अब मेरा बहुत बुरा अंजाम होने वाला था। तभी जावेद साहब भी वहीं आ गए थे। शायद उनको भी माहम ने कॉल करके ऑफिस से बुला लिया था। माहम ने बिना कुछ कहे वो मटका उनकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, बाबा, मामा ने आपको सारी जिंदगी चीट किया है, इसमें सारे सबूत मौजूद हैं। जावेद साहब बड़ी हैरत से कभी मुझे तकते तो कभी माहम को। उन्होंने सोफे पर बैठकर वो मटका खोल लिया। उसमें से बेशुमार खत उनकी गोद में आकर गिरते चले गए थे। उन्होंने बारी बारी उन खतूत को पढ़ना शुरू किया था। उनके चेहरे की हालत बदलती जा रही थी। जाहिर है कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी बीवी की आशिक के खतूत पढ़कर कैसे सब्र कर सकता है। उन्होंने वो सारे खत उठाकर फेंक दिए। तभी कामवाली ने आकर बताया कि हमारे मेहमान आ चुके हैं। मेरा दिमाग एकदम से घूम गया था। मैं बिफरी शेरनी की तरह लाउंज में आई थी। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैं चिल्ला कर बोली थी। आमना मुस्कुरा कर बोली, माँ हमको अपनी बेटी बनाने आए हैं। मैं गुस्से से बेकाबू होती जा रही थी। मक्कार औरत, तुम जानती हो ना ये रिश्ता नहीं हो सकता। फिर तुमने अपने बेटों के पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं डाली? या फिर कहीं तुम ही ने तो ये खेल नहीं रचाया? वहां आगे बढ़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई थी, क्यों मामा, क्यों? आखिर क्यों नहीं हो सकता ये रिश्ता? क्योंकि अरसलान तुम्हारा भाई है। मैं सब खो चुकी थी। पूरे लाउंज में खामोशी छा चुकी थी। महम रो रही थी। जावेद साहब आगे बढ़े और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी और बोले, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही धोखा है। तुम तो फितना निकली। उधर महम रो रो कर एक ही सवाल कर रही थी, मामा, आपने ऐसा कैसे कर लिया? आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं भी रो दी और बोली, तुम्हारी चची अपने साहिब औलाद होने पर बहुत फख्र करती थी, बहुत घमंड था इसे। एक दिन इसे कहा था कि बाजी इतना पैसा होने का क्या फायदा जब आप अपने आप से बाज होने का टैग ही नहीं उतार सकती। यकीन मानो माहम, मुझे आपना की बातें बहुत दुख पहुंचाती थी। मैं सारा दिन रोती और खुद को मरने की बद्दुआएं देती थी। जावेद साहब भी औलाद ना होने पर परेशान थे और मेरी सास मेरे लिए सौतन ढूंढ रही थी। उन दिनों मैंने बहुत ज्यादा ज़हनी अजियत सही थी। मेरा बस चलता तो मैं खुद को खत्म ही कर लेती। फिर यूं हुआ कि हमारे घर आमना का एक कज़न कुछ दिन रहने के लिए आया था। एक दिन फजल भाई और आमना की बहुत लड़ाई हुई। फजल भाई आमना पर शक करने लगे थे, मगर वे बेकसूर थी। आमना का कज़न चला गया। फिर 2 माह के बाद आमना ने खुशखबरी सुनाई। मैंने आमना से उसकी होने वाली औलाद मांग ली। मैंने उसके आगे झोली फैलाकर कहा कि तुम अपनी होने वाली औलाद पैदा होते ही मुझे देकर मुझ पर एहसान कर देना। आमना मेरी बात सुनकर बहुत तल्ख हो गई और बोली, क्यों बाजी, मैंने यतीम खाना तल्ख हो गई और बोली, क्यों बाजी, मैंने यतीम खाना खोल रखा है जो 5 औरतों को औलाद बांटती फिरूं। मैं 5 लफ्ज की तकरार से तंग आ चुकी थी। वो मुझे बार बार बांझ क्यों कहती थी। मैंने भी आमना को मजा चखाने का फैसला कर लिया था। इस पर मैंने अपने पैसे का जोर और दबाव डाला, मगर वो ना मानी। फिर मैंने एक खेल रचाया। मैंने अपने हाथों से खत लिखे और आमना को कहा कि ये खत तुम्हारे कज़न ने भेजे हैं। वो हैरान रह गई थी, डर भी गई थी। इसको डरता देखकर मैंने मजीद डरा दिया। यूं मैं हर रोज नया खत लेकर आती जिसके शुरू में मेरी जान लिख देती। आमना बहुत डर गई थी। मैंने इससे कहा कि इन खतूत का राज ही रहेगा अगर तुम अपना होने वाला बच्चा मुझे सौंप दो। क्यों मैंने आमना को डरा धमका कर इसके होने वाले बच्चे पर अपना हक जमा लिया। जिस दिन महम इस दुनिया में आई, मैंने तुम्हें आमना से छीन लिया। आमना बेचारी ने यह मशहूर कर दिया कि इसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था, जिसकी झूठी मूठी तदफीन मैंने और आमना ने मिलकर कर ली थी। आमना को जब मालूम हुआ कि वो खत तो मैं लिखती थी, इसके कज़न ने तो कभी कोई खत भेजा ही नहीं था। इसने बद्दुआ दी मुझे कि महम तुम्हारी भी ना रहे। और देखो महम, आज के बाद तुम कहाँ रहोगी मेरी बात सुनकर सभी खामोश हो गए थे। मैंने आमना के लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें तो मैं खुद ही गिर गई थी। मैं रो पड़ी थी। महम, तुमने ये क्या किया? अपने ही भाई को पसंद कर लिया। मैं बहुत परेशान थी। महम, तुम्हें आखिर वो मटका मिला कहाँ से था? महम ज़ारो कतार रो रही थी। फिर बोली, मामा, अरसलान अक्सा का दोस्त था। एक दिन अरसलान अक्सा के लिए बिल्कुल ऐसा ही मटका लेकर आया था और बोला, ये मेरी मामा ने बनाया है। मैं वहाँ तो खामोश रही, मगर घर आकर मैंने स्टोर रूम चेक किया। मुझे शक था कि ऐसा मटका हमारे घर में भी पड़ा हुआ है। तो हमारे घर में भी था, फिर ये तुम्हारी मामा कैसे बना सकती हैं?
उसने मटके के पैदे को देखा, वहाँ आमना लिखा था। अरसलान मुझे और अक्सा को अपने घर ले गया। वहाँ आमना मुझे चूम चूम कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं उनकी सहेली की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपने उनकी सहेली से मुझे ज़बरदस्ती छीन लिया था। फिर उन्होंने मुझे कपड़े में तावीज़ बांध कर दिया और कहा कि मैं हर शाम अंधेरा करके अपने कमरे में लेट जाऊं और सर पर इस तावीज़ को बांध लिया करूंगी तो अल्लाह मुझे जल्द ही मेरे हकीकी वालिदैन से मिला देगा। मैंने इनकी बात पर अमल किया। देखा ना कितनी जल्दी मुझसे मेरे वालिदैन मिलने चले यार। वो रो रही थी। मेरा दिल उसको देख देख कर कट रहा था। फिर वो बोली, मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारा सारा दिन इस मटके को चूमती रहती थी। फिर मैंने एक दिन इस मटके को खोला तो मुझे ख़त नज़र आया। मुझे आपसे नफ़रत हो गई थी कि आपने मटके को खोला तो मुझे ख़त नज़र आया। मुझे आपसे नफ़रत हो गई थी कि आपने मेरे बाबा को धोखा दिया है। मगर मामा, आपने सिर्फ मेरे बाबा को ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है। फिर वो जावेद साहब से बोली, बाबा, आपकी इजाज़त है तो मैं अपने हकीकी वालिदैन के घर चली जाऊं इनके साथ रहने। माहम की बात सुनकर मेरा तो कलेजा ही फट गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, माहम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। वो आगे से बोली, आप मर ही जाए तो अच्छा होगा। माहम की बात सुनकर लगा कि जैसे मैं वाकई ही मर गई हूँ। जावेद साहब से इजाजत लेकर माहम हमारे घर से चली गई थी। वो अपने बाबा से मिलने उनके ऑफिस चली जाती है, मगर उसने एक बार भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। जावेद साहब मुझ पर नजर डालना भी गवारा नहीं करते। मैं सारा सारा दिन पड़ी रोती रहती हूँ। मैंने लोगों के साथ धोखा किया था, किस्मत ने मेरे साथ धोखा कर दिया। इतना बड़ा धोखा किया कि मैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।